अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी सेकंड शॉर्ट स्टोरी फर्स्ट ईयर के सिलेबस से, जिसका नाम है क्लियरिंग इन द स्काई, दैट इज रिटन बाय जेसी हिल्टन स्टुअर्ट। जेसी हिल्टन स्टुअर्ट जो था वो एक अमेरिकन राइटर था। बेसिकली ही वाज अ टीचर बाय प्रोफेशन एंड लेटर ही बिकेम द स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर। अगर हम इसकी राइटिंग को एनालाइज करें, एनालिसिस करें, तो उसमें हमें कुछ थीम्स जो है वो बहुत क्लियर नजर आती हैं। पहली चीज है डिपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ, क्योंकि उसका जो कनेक्शन था वो एक विलेज से था। एंड सेकेंडली दैट इज द डिपिक्शन एंड नरेशन अबाउट हार्डशिप्स ऑफ लाइफ, और उसके बाद वो डिस्क्राइब करता है सोशल वैल्यूज को। इसमें हमारे पास तीन मेन थीम्स हैं। पहली है मैन इज नॉट मेड फॉर डिफीट। इसका मतलब ये है कि इंसान को अपने हालात से शिकस्त तस्लीम नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने उसके अंदर एक ख़ास किस्म की रेजिलियंस रख दी है, जिसकी वजह से उसके अंदर ये ताकत पैदा होती है कि वो अपनी डिफ़िकल्टीज़ को कन्फ्रंट करे, उनका सामना करे और आखिरकार कंटिन्यूस स्ट्रगल से अपने गोल को अचीव कर सके। तो सेकेंड जो हमारे पास थीम है वो है लव फॉर नेचर, और हमें ये भी नजर आएगा कि नेचर के पास एक हीलिंग पावर है। जितना आपका कनेक्शन नेचर से स्ट्रांग होगा, उतना ज्यादा आप बाकी चीजों को भूल जाएंगे। यू विल फॉरगेट द डिफिकल्टीज एंड वरीज एंड द इलनेस फॉर द टाइम बीइंग। इसके बाद थर्ड वन है हमारे पास डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर इज द ओनली वे टू ओवरकम द डिफिकल्टीज। अगर इंसान किसी चीज से घबरा कर रुक जाएगा तो वो फिर फेलियर ही होगा, लेकिन अगर वो डिटर्मिन्ड है, उसके पास स्ट्रॉन्ग विल पावर है, तो वो सब कुछ अचीव कर सकता है। यहाँ पर हमारे पास दो मेन कैरेक्टर हैं। द फर्स्ट वन इज सन, जेसी स्टुअर्ट राइटर, वो खुद लिख रहा है इस चीज को, और फादर वो अपने बाप की कहानी ही सुना रहा है। दैट इज ऑटोबायोग्राफिकल एसे, जिसमें वो नरेट कर रहा है कि हाउ स्ट्रॉन्ग हिज फादर वाज, कि उसका बाप कितनी स्ट्रॉन्ग विल पावर रखता था, हाउ डिटरमिन्ड ही वाज, कि किस तरह से बार बार डॉक्टरों के कहने के बावजूद उसने अपनी जो टारगेट था वो अचीव किया। उसके बाद हमारे पास मॉरल लेसन आएगा। जब हम सारी कहानी पढ़ लेंगे तो हमें समझ आता है कि राइटर या शायद उसका जो फादर है वो अपने बेटे को एक लेसन देना चाहता है कि अगर आपके पास हार्ड वर्क की पावर है, इफ यू आर डिटर्मिन्ड, इफ यू हैव द स्ट्रॉन्ग विल पावर, तो आप अपनी मौत को भी शिकस्त दे सकते हैं। हमारी स्टोरी इस तरह से स्टार्ट होती है कि जैसी एक दिन अपने वालिद से मिलने गया, द वेदर वॉज टू हॉट, इतना ज्यादा गर्म था कि शेड में भी 97 डिग्री था। क्योंकि रास्ते में बहुत ज्यादा फिसलन थी और उसने पहाड़ी रास्ते से चढ़ के जाना था, वो कार से भी ट्रैवल नहीं कर सकता था, तो उसको पैदल जाना पड़ा। ही वॉज परस्पायरिंग, पसीने में शराबोर। जब वहां पहुंचा है तो उसके वालिद ने फौरन ही कहा कि जेसी, आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। अब क्योंकि वो थका हुआ है, पसीने में डूबा हुआ है, उसको अच्छे से पता है कि बाहर गर्मी भी कितनी है, और सेकेंडली उसको ये भी पता है कि उसके जो वालिद हैं वो कितने बीमार हैं। 2 माह में वो 8 मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास गया है, और सब ने ही उसको यही कहा है कि उसको कोई ज़रूरत नहीं है काम करने की। वो इतना बीमार है कि उसको सिर्फ बकाया अपनी ज़िंदगी के जो दिन हैं अपनी फैमिली के साथ गुजारने चाहिए। लेकिन जेसी कहता है कि आई कैन नॉट प्रोटेस्ट हिम, मैं उसको एहतजाज कर ही नहीं सकता था। उसकी रीजन ये है, वो कहता है कि ही हैड मेड अप हिज माइंड। जब वो अपना जहन बना लेता था कोई काम करने का, तो फिर उसको उससे कोई भी ताकत रोक नहीं सकती थी। चुनाचे वो अपने बेटे को लेकर गया है, स्टार्ट किया है उन्होंने पहाड़ी पे चढ़ना, और उसको वहां पर जगह जगह वो बाप जो है उसको रिमेंबर का वर्ड यूज कर रहा है। रिमेंबर मीन रिफ्लेक्शन है पास्ट की, वो पास्ट मेमोरीज की तरफ जाता है और उनको याद करना अच्छा लगता है। बार बार वो कहता है, जैसी तुम्हें याद है कि हम इस जंगल में आते थे, किस तरह से हम शिकार करते थे गुलहरियों का, और गुलहरियां जब हम आराम कर रहे होते थे हिकरी ट्रीज के नीचे, हिकरी जो है वो अखरोट के दरख्त को कहते हैं, अमेरिकन जो अखरोट होता है उसको हम हिकरी कहते हैं। वहां हम जब बैठते थे सायादार जगह पे, तो यही गुलहरियां आकर हमारे ऊपर खाली जो फॉल होते थे, ग्रीन शेल्स, वो हमारे ऊपर फेंकती थी। फिर वो उसको कहता है, रिमेंबर जस्ट कि जब अक्टूबर का महीना आता था और जो खरगोश होते थे वो पलकर जवान हो जाते थे, तो किस तरह से हमारे वो जो हाउंड्स थे, हमारे जो शिकारी कुत्ते थे, स्काउट एंड रेग्स,
किस तरह से उनको इंसर्कल कर लेते थे, उनके गिर्द दायरा बना लेते थे, घेरा तंग कर लेते थे ताकि हम उनको शिकार कर सके। मुझे ये जंगल बहुत ही ज्यादा पसंद है। लेकिन जेसी को अभी तक ये चीज समझ नहीं आ रही है कि उसका वालिद इतनी शदीद गर्मी में और दोपहर के वक्त उसको दिखाना क्या चाहता है। वो जब पहाड़ पे चढ़ना शुरू करते हैं तो वो शायद सोच रहा है कि यहाँ पर मैं काफी दफा आ चुका हूँ, कोई भी चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या अनयूजुअल नहीं है जो मेरे वालिद इस टाइम मुझे दिखाना चाहेंगे। शायद उनको कोई नई जड़ी बूटी नजर आ गई है, शायद कोई नई किस्म का घास उन्होंने दरियाफ्त कर लिया है, या फिर कोई अलग किस्म का पौधा उनको नजर आया है और वो अपनी एक्साइटमेंट में मुझे ये सारा कुछ दिखाना चाहते हैं। रास्ते में उसको चढ़ते चढ़ते नजर आया कि वहां पे काफी सारे रास्ते हैं जो एक दूसरे से निकलते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं। वो अपने वालिद से सवाल करता है कि ये इतने सारे रास्ते किसने बनाए हैं, और अगर आसान रास्ता है ऊपर जाने का तो फिर हम इतना मुश्किल रास्ता क्यों चुन रहे हैं ऊपर जाने के लिए। जिसकी के वालिद उसको जवाब में कहते हैं कि ये तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा, मैं तुम्हें इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। चढ़ते चढ़ते आखिरकार वो उस जगह पहुंच गए जहां पर जेसी का ख्याल था कि उसके वालिद वो स्पेशल चीज दिखाना चाहते हैं। इस पॉइंट पे जाके जो सबसे बुलंद था उसको लगा कि यहाँ पर एक क्लियर पैच ऑफ लैंड है। वो हैरत ज़दा रह गया और उसने कहा कि हु क्लियर्ड दिस, इसको किसने साफ किया है, हु फेंस्ड इट, उसको बाढ़ किसने लगाई है, एंड फेंस्ड अगेंस्ट व्हाट, और इतनी बुलंदी पे ये बाढ़ किस चीज को रोकने के लिए लगाई गई है। तो उसके वालिद उसको कहते हैं कि ये मैंने बनाया है, मैंने इसको बाढ़ लगाई है और स्ट्रे कैटल जो आ जाते हैं उनसे बचाने के लिए किया है। जैसी फिर क्वेश्चन करता है कि जब वैली में या वादी में हमारे पास इतनी जरखेज ज़मीन है, हम ये सारा कुछ वहाँ आराम से कर सकते हैं, तो इतना बुलंदी पर आने की क्या ज़रूरत है। सबसे जो ऊंचा पहाड़ है वहाँ आकर साफ करके आप ये सारा कुछ जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये सारा कुछ जो बनाया है आपने, इसकी क्या रीज़न है। उसके वालिद उसको जवाब देते हैं कि दिस इज़ द लैंड, दिस इज़ द प्योरेस्ट लैंड, ये जो ज़मीन है ये सबसे खालिस तरीन है, इसकी जो खुशबू है, इसकी जो मट्टी है वो सबसे अलग है। और मैं यहाँ आकर अपने माजी को याद करता हूँ, मैं उन दिनों को याद करता हूँ जब मैं जवान था, तुम्हारी वालदा के साथ यहाँ पर आता था और यहाँ पर हमने आके कितनी मुश्किल से एक खेत उगाया था और उसके अंदर फिर हमने अपनी फसलें बोई थी। इसके साथ साथ वो उसको एक्सप्लेन करता है कि किस तरह तुम भी हमारे साथ आया करते थे। इस पॉइंट पे जेसी को याद आया कि जब वो 6 साल का था तो इसी पहाड़ के ऊपर ही उसके वालिद ने उसको लकड़ी से बना हुआ एक हल बना कर दिया था, जो कि उससे एक फरो मीन वो छोटे छोटी खालियाँ या नालियाँ होती हैं जिसके ज़रिए से आप खेतों को पानी देते हैं या फसलों को सैराब करते हैं, उसमें वो उससे गुम हो गया था। और वो कहता है कि मैं उस वक्त तक रोता रहा था जब तक कि मेरे वालिद ने मुझे नया नहीं बना के दिया था। दैट इज़ द रिफ्लेक्शन और रेपिटिशन ऑफ ओल्ड ईयर्स और पास्ट ईयर्स, जो कि उसको अब काफ़ी अरसे से याद भी नहीं था कि किस तरह से वो आके यहाँ पे स्पेंड करते थे। सारा कुछ दिखाने के बाद जब वो वापस उतरने लगते हैं तो फिर से क्वेश्चन करता है जैसी कि अब मुझे बताएं कि आपने इतने सारे रास्ते क्यों बनाए हुए हैं। तो उसका वालिद उसको बताता है कि पिछले मौसम बहार में डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मेरे पास शायद 1 हफ्ता भी जिंदा रहने के लिए नहीं बचा है, और मुझे उसने एडवाइस किया था कि मुझे अपने बकाया जो दिन हैं अपने ख़ानदान के साथ गुजारने चाहिए, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा वक्त रह गया है। अगर मैं इस चीज़ को अपने ऊपर तारीख कर लेता तो शायद मैं अब तक मर चुका होता। मैंने अपनी विल पावर से, अपनी डिटर्मिनेशन से इस चीज़ को अचीव किया, इस चीज़ को पसे पुश्त डाला और काम करना शुरू किया। मैंने सबसे पहले आसान रास्ता बनाया यहाँ पर पहुँचने का, और जैसे जैसे मैं बेहतर होता गया मैं मुश्किल से मुश्किल रास्ते बनाता गया। ये कि क्या चीज़ डिस्क्राइब करती है उसकी स्ट्रॉन्गनेस को, उसके हेड स्ट्रॉन्ग होने को, कि किस तरह से उसने अपनी विल पावर के ज़रिए सिर्फ और सिर्फ अपनी कंटिन्यूस स्ट्रगल के ज़रिए अपना एक नामुमकिन टास्क जो था वो अचीव किया है। अगर हम इसकी लिटरेरी डिवाइसेस को डिस्कस करें तो यहाँ पर जो लैंग्वेज है दैट इज़ क्वाइट नरेटिव एंड सिंपल। उसने डिस्क्राइब किया है अपनी लाइफ को, अपने पास्ट को,
और कहीं कहीं उसने इमेजरी का भी यूज़ किया है। जब वो अपने पास्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो हमें वहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है। और एट द एंड हमने देखा कि अगर आपके अंदर हार्ड वर्क की आदत है तो आप अपनी मौत को भी शिकस्त दे सकते हैं। दैट वॉज फॉर टुडे। आई होप कि आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।